कहते हैं ना, कभी कभी जो दिखता है वो सच नहीं होता। रिश्तों के पीछे छुपे नकली चेहरे कब जहर बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। आज की कहानी में हम आपको एक ऐसी खतरनाक साजिश के बारे में बताएंगे जो एक खुशहाल शादी के सपने से शुरू होकर एक परिवार को तबाही के कगार तक ले गई। 3 जून 2023 का दिन हैदराबाद के हफीज पेट में एम पूर्णेंद्र के घर में शादी की खुशियां चारों तरफ फैली हुई थीं। 29 साल के सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल पूर्णेंद्र का यूएस से वापस आना और 33 साल की शशिरेखा से उनकी शादी पूरे परिवार के लिए एक बड़ा जश्न मनाने का मौका था। घर सज धज कर तैयार था और शशिरेखा अपनी शानदार लाल और सुनहरे रंग की साड़ी में नए सपनों की शुरुआत करती हुई दिखी। उनके साथ दोस्त, रिश्तेदार और पूर्णेंद्र की बहन डॉ एम शिरीषा भी शामिल थीं, जो यूके से अपनी बेटी के साथ आई थीं। सब कुछ सामान्य लग रहा था। हर तरफ हंसी मजाक और खुशी का माहौल था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि कुछ दिनों बाद ये खुशियां एक खौफनाक हकीकत में बदलने वाली थीं। 2 जून को पहली बार कुछ अजीब महसूस हुआ। डिनर में घर का बना हुआ पॉपू अन्नम, टेम्पर्ड राइस खाने के बाद सबको हल्का फुल्का पेट खराब लगने लगा। कोई भी इसे इतना गंभीर नहीं ले रहा था, क्योंकि शादी विवाह के दौरान छोटी मोटी परेशानियां तो होती ही रहती हैं। जिंदगी अपनी रफ्तार में चलती रही और शादी के फंक्शन भी। लेकिन 7 जून को शशिरेखा ने अपने नए घर में पहली बार औपचारिक डिनर किया। उस रात के बाद पूर्णेंद्र और उनकी मां उमा महेश्वरी को अचानक से जोर जोर से उल्टी और दस्त लगने लगी। पहले तो परिवार ने इसे सामान्य फूड पॉइजनिंग समझा, लेकिन हालात थोड़ी देर में और बिगड़ने लगे। अगले दिन शशिरेखा और उनके ससुर हनुमंता राव को भी यही लक्षण दिखने लगे। हॉस्पिटल के चक्कर लगाए गए, लेकिन डॉक्टरों को समझ नहीं आ रहा था कि ये बीमारी इतनी गंभीर क्यों हो रही है। सब कंफ्यूज थे, क्योंकि उल्टी दस्त के साथ न्यूरोलॉजिकल लक्षण भी दिख रहे थे। हल्का पैरालिसिस और जिसमें तीव्र दर्द और जलन हो रही थी। ये सामान्य फूड पॉइजनिंग तो नहीं थी, पर डॉक्टर कुछ समझ नहीं पा रहे थे। डॉक्टरों ने हर तरह से डायग्नोज करने की कोशिश की, लेकिन कोई सटीक डायग्नोसिस नहीं मिल रहा था। जून के बीच में पूर्णेंद्र वापस यूएस चला गया, सोचकर कि ये बीमारी शायद समय के साथ ठीक हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहां उनका वजन तेजी से घटने लगा। 3 हफ्तों में 10 किलो तक कम हो गया। दूसरी तरफ हैदराबाद में उनकी मां उमा महेश्वरी, जो कुछ दिन पहले तक बिल्कुल फिट थीं, अब बीमारी की वजह से बहुत कमजोर हो चुकी थीं और श्वसन संबंधी समस्याएं बढ़ चुकी थीं। 26 जून को उमा महेश्वरी को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। उनका शरीर पैराप्लेजिक हो गया था, सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी। डॉक्टरों को लग रहा था कि ये कोई रेयर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसे गिलेन बरे सिंड्रोम हो सकता है, लेकिन कुछ साफ नहीं था। 5 जुलाई को उमा महेश्वरी की मौत हो गई, गंभीर पल्मोनरी एडेमा और एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से। परिवार दुख में डूब गया, लेकिन उनके लिए असली बुरा सपना अभी बाकी था। उमा महेश्वरी की मौत के बाद परिवार ने घर में खाना बनाना बंद कर दिया और बाहर का खाना खाने लगे। तब थोड़ी तबीयत ठीक हुई, लेकिन जैसे ही फिर से घर का खाना खाया, फिर से सब बीमार हो गए। तब डॉ शिरीषा, जो खुद एक ऑन्कोलॉजिस्ट थीं, को शक होने लगा। उन्होंने हेल्थ इंस्टीट्यूट में पानी और खाने के सैंपल भेजे टेस्ट के लिए, लेकिन सब सामान्य आया। फिर एक दिन डॉक्टर शिरीषा ने अपनी दोस्त से संपर्क किया, जो गुंटूर के एक प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर राम तारकनाथ वेमुरी को जानती थीं। डॉक्टर वेमुरी ने शशिरेखा के नाखूनों पर सफ़ेद लकीरें देखीं, जो मीज लाइंस कहलाती हैं। इन लाइनों से उन्हें शक हुआ कि ये आर्सेनिक पॉइजनिंग हो सकती है। उन्होंने सभी को टेस्ट कराने की सलाह दी। टेस्ट के बाद जो सच सामने आया, उसने सबके होश उड़ा दिए। हनुमंता राव के ब्लड में आर्सेनिक की मात्रा 1000 माइक्रोग्राम प्रति लीटर से भी ज्यादा थी, जबकि सेफ लिमिट सिर्फ 35 माइक्रोग्राम प्रति लीटर होती है। पूर्णेंद्र के लेवल 1002 माइक्रोग्राम प्रति लीटर और शशिरेखा के 784 माइक्रोग्राम प्रति लीटर निकले। अब यह पक्का हो गया था कि परिवार को आर्सेनिक से जहर दिया गया था।
इन्वेस्टिगेशन में जो सच सामने आया वो और भी डरावना था। इसके पीछे था सिरिशा का एक्स हस्बैंड अजीत कुमार मुप्पारापू, जो यूके में एक फार्मासिस्ट था। आइए थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि आखिर अजित ने ऐसा क्यों और कैसे किया। 2018 के जून महीने में सिरिशा और अजीत ने हैदराबाद के बोवेनपल्ली स्थित आर्य समाज मंदिर में शादी की। दोनों पहले भी शादीशुदा थे और शादी के बाद ये दोनों सिरिशा के पिता के फ्लैट में रहने लगे। सिरिशा की पहली शादी से 7 साल की एक बेटी भी उनके साथ रहती थी। शादी के कुछ समय बाद ही अजीत ने सिरिशा के साथ मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। वो अक्सर सिरिशा और उसकी बेटी के बारे में अपमानजनक बातें कहता था। बाद में अजीत यूके चला गया और उसने सिरिशा को यह वादा करके बुलाया कि वो अब बदल गया है। लेकिन यूके पहुंचने के बाद सिरिशा को अजीत का असली रूप देखने को मिला। वहां उसका दुर्व्यवहार और भी बढ़ गया, जो अब वायलेंट हो चुका था। उसने सिरिशा की बेटी को भी नहीं बख्शा और एक बार उसे गले से पकड़कर धमकाया। सिरिशा बताती हैं कि अजीत ने उनके घर में हिडन कैमरे तक लगवाए थे ताकि उन पर नजर रख सके। सिरिशा बताती हैं, 29 अगस्त 2022 को जब हम दोनों घर से बाहर निकले तो अजीत ने कार में हमारा पीछा किया। उसने मुझे धमकी दी और कहा कि अगर मैं उसके पास वापस नहीं गई तो वो मुझे और मेरे परिवार को बर्बाद कर देगा। मैंने उसी दिन यूके के मेडनहेड पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने उस पर मामला दर्ज किया और उसे चेतावनी दी। पुलिस की चेतावनी के बावजूद अजीत का उत्पीड़न बंद नहीं हुआ। उसने सिरिशा के वर्क प्लेस पर भी परेशान करना जारी रखा, जिससे तंग आकर सिरिशा ने तलाक के लिए अर्जी दे दी और अक्टूबर 2022 में एक नॉन मोलेस्टेशन ऑर्डर यानी हिंसा से रोकने का आदेश पास किया। मियाँपुर पुलिस द्वारा आर्सेनिक जहर के मामले की चार्जशीट के अनुसार यूके में उनकी शादी को कम समय का माना गया था, इसलिए संपत्तियों का कोई बंटवारा नहीं हुआ। सिरिशा ने उनके यूके स्थित घर से संबंधित वित्तीय मध्यस्थता की मांग की, लेकिन अजीत ने किसी भी प्रकार की मध्यस्थता से इनकार कर दिया। 8 मार्च 2023 को यूके पुलिस ने सबूतों की कमी के कारण अजीत के खिलाफ मामले को बंद कर दिया। यूके फैमिली कोर्ट ने केवल सशर्त तलाक दिया, जो डिवीजन ऑफ एसेट्स पर निर्भर था। दिलचस्प बात यह है कि अजीत का असली निशाना हमेशा हनुमंता राव ही थे। आर्सेनिक सिर्फ उसकी कई साजिशों में से एक थी। यूके के मेडनहेड में रहते हुए अजीत ने हैदराबाद में हनुमंता राव को मारने के 5 अलग-अलग प्लान बनाए, जिसमें उसने लाखों रुपए खर्च किए और 10 लोगों को शामिल किया। जनवरी 2023 में उसने 2 युवाओं को हायर किया ताकि वे हनुमंता राव को एक सड़क दुर्घटना में मार डालें। जब ये नाकाम हो गया तो अजीत ने ऑनलाइन पोर्टल के जरिए 2 कॉन्ट्रैक्ट किलर किराए पर लिए। 28 मार्च को उसने RS-2000 एक फूड डिलीवरी एजेंट को दिए ताकि वो आर्सेनिक मिले हुए मसाले राव के घर पहुंचा सके। डिलीवरी एजेंट को कंपनी की यूनिफॉर्म और बैग में छिपने के लिए 1000 रुपये और दिए गए। सिरिशा बताती हैं, जुलाई से दिसंबर 2022 के बीच मेरे माता पिता यूएस में मेरे भाई के साथ थे। 1 जनवरी 2023 को मेरे पिता भारत लौट आए, जबकि मेरी माँ मेरे और मेरी बेटी के साथ यूके में रहने लगीं। वापस घर पर पिता बाहर का खाना मंगवाते थे क्योंकि उन्हें खाना बनाना नहीं आता था। शायद यही वजह थी कि वे इतने महीने तक सुरक्षित रहे। जब तक उमा महेश्वरी 20 मई को यूके से पूर्णेंद्र की सगाई के लिए लौटकर नहीं आई थीं, तब तक जहर वाले मसाले छुए भी नहीं गए थे। हैदराबाद की सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लैब ने बाद में पुष्टि की कि परिवार के नमक और मिर्च पाउडर में आर्सेनिक की उच्च मात्रा मिली थी। इन मसालों के थ्रू ही उन्हें जहर दिया गया था। आर्सेनिक एक दुर्लभ भारी धातु जिसे एक धीमा जहर माना जाता है, इसकी शक्तिशाली और गुप्त प्रकृति के लिए जाना जाता है। पॉइजन को इसके अननेचुरल रूप में प्राप्त करना लगभग असंभव होता है, लेकिन अजीत की बहन मुप्पारापु सुरेखा, जो सिकंदराबाद स्थित
एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल में केमिस्ट्री लैब की सुपरिंटेंडेंट थीं, ने इस पॉइजन को हासिल करना आसान बना दिया। उन्होंने 1919 के पॉइजन एक्ट की सख्त नियमों का उल्लंघन किया। तेलंगाना सरकार के आदेश के अनुसार पॉइजन को केवल लाइसेंस प्राप्त व्यक्ति या किसी कंपनी के प्रतिनिधि द्वारा बेचा जा सकता है। चार्जशीट के अनुसार सुरेखा, आरोपी नंबर 10, अजीत की हत्या की साजिश में उसका दाहिना हाथ थी। 6 मार्च 2023 को उसने अबिड्स क्षेत्र में स्थित प्रीमियर ट्रेडिंग कंपनी से अपने स्कूल के नाम पर सोडियम आर्सेनिक खरीदा। इसके बाद उसने 18 मार्च को भारत आए अपने भाई अजीत को जहर सौंप दिया। अजीत ने इस जहर को राव परिवार को भेजे गए खाद्य पदार्थों में मिला दिया। अजीत का अंतिम प्रयास सुसीनाइल कोलीन इंजेक्शन के माध्यम से था, जिसे उसके दोस्त फार्मासिस्ट बथुला अशोक कुमार, आरोपी नंबर 4, ने उपलब्ध कराया। इस साजिश में 6 लोग शामिल थे और इसी योजना के तहत पहली गिरफ्तारी हुई थी। एक फेल्ड अटेम्प्ट में शंकर और अशोक राव के घर पर ससीरेखा के दूर के रिश्तेदार बनकर आए थे, लेकिन जब हनुमंता राव को उनका बिहेवियर संदिग्ध लगा तो उन्होंने उन्हें वहां से भगा दिया। आज राव परिवार अब तक अपने दुख से उभर नहीं पाया है। हनुमंता राव अपनी पत्नी उमा की मौत का गम कभी नहीं भूल सकते। उमा की मौत के 1 साल बाद भी राव परिवार की जिंदगी थम सी गई है। हम 50 साल से साथ थे, बचपन के दोस्त थे और फिर शादी की। अब बिना उनके मेरी जिंदगी अधूरी है, हनुमंता राव भारी मन से कहते हैं। उनके 3 BHK फ्लैट की दीवारें अब सूनी हैं, खिड़कियों पर पर्दे नहीं हैं और फर्नीचर भी चादरों से ढका हुआ है। मैं जल्द ही US जा रहा हूं ससीरेखा की डिलीवरी के लिए। उसकी प्रेगनेंसी में काफी जटिलताएं आई हैं, वो बताते हैं। हनुमंता राव, ससीरेखा और पूर्णेंद्र अब न्यूरोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन से गुजर रहे हैं और लिवर और त्वचा कैंसर के इलाज का पालन कर रहे हैं। वहीं सिरिशा, जिन्होंने अक्टूबर 2022 में तलाक के लिए अर्जी दी थी, अब भी अपने गिल्ट के साथ जी रही हैं कि वो अपनी मां को बचा नहीं सकीं। हनुमंता राव वो सिसकते हुए कहती हैं, मैं आज भी खुद से सवाल करती हूं कि एक डॉक्टर होने के बावजूद मैं समस्या को पहचान नहीं पाई और अपनी मां को बचा नहीं पाई। मैंने कई बार अपने पेशे को छोड़ने तक का विचार किया। ससीरेखा इस सब की हकदार नहीं थी। इस गिल्ट से उबर पाना बहुत मुश्किल रहा है। तो दोस्तों, इस पूरे केस की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मुख्य आरोपी अजीत अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस ने उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर और ब्लू नोटिस जारी कर दिए हैं ताकि उसकी तलाश जारी रखी जा सके। हालांकि अभी तक कोर्ट से उसके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट और रेड नोटिस जारी नहीं हुए हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी गिरफ्तारी में मदद करेंगे। इस मामले में 9 अन्य आरोपियों को अगस्त 2023 से फरवरी 2024 के बीच गिरफ्तार किया गया और कोर्ट में पेश किया गया है। पुलिस ने इस साल 12 जून को आखिरी चार्जशीट दायर की और अब सभी 10 आरोपियों को पहली सुनवाई के लिए समन जारी किया गया था, जो 19 सितंबर को होने वाली थी। हालांकि अब ये तारीख आगे बढ़ाकर 14 अक्टूबर कर दी गई है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अजीत की गिरफ्तारी और केस के आखिरी फैसले का इंतजार है। आगे इस केस में क्या होता है, ये जानना दिलचस्प होगा। दोस्तों, ऐसी और भी सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित रहें और सच्चाई के साथ खड़े रहें। जय हिंद।